मैं डॉक्टर शादलिकांत से आचार्य राजनीति विज्ञान विभाग राजकीय बांगड़वा दिल्ली डीडवाना में कार्यरत हूँ। आज हमने जैसे स्वतंत्रता के अर्थ परिभाषा और उसके प्रकार का अध्ययन किया था, अब हम आगे उसके स्वतंत्रता के संरक्षण दशाओं का अध्ययन करेंगे, जिसमें स्वतंत्रता का संरक्षण परम आवश्यक है। स्वतंत्रता प्राप्त करना कठिन है, परंतु उससे भी कठिन कार्य स्वतंत्रता को बनाए रखना है। यह बात व्यक्तिगत स्वतंत्रता और राष्ट्र स्वतंत्रता दोनों के संबंध में पूर्णतः सत्य है। जो व्यक्ति अथवा राष्ट्र अपनी स्वतंत्रता का ठीक से उपयोग नहीं कर पाते, उसकी सुरक्षा के लिए आवश्यक प्रयत्न नहीं करते, उनकी स्वतंत्रता सदैव ही संकट बना रहता है। स्वतंत्रता के संरक्षण दशाओं के लिए हम मानते हैं कि मूल अधिकार, यानी कि स्वतंत्रता के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण आवश्यकता इस बात की है कि नागरिकों के मौलिक अधिकारों को स्पष्ट व्याख्या की जाए। अमेरिका, भारत जैसे लोकतांत्रिक देशों में संविधान में मूल अधिकारों की व्यवस्था की गई है। मूल अधिकारों को संविधान में स्थान दिया जाए, जिससे उन्हें पूर्ण कानूनी संरक्षण प्राप्त हो सके। वस्तु स्वतंत्रता अधिकारों की उपज होती है और बिना अधिकारों के स्वतंत्रता नहीं हो सकती। आदर्श कानून व्यक्ति अपने विविध स्वतंत्रताओं का उपयोग राज्य में रहकर ही कर सकता है और राज्य कानूनों के माध्यम से ही इस प्रकार की स्वतंत्रताओं की रक्षा करता है। मॉन्टेस्क्यू ने कहा है कि मुख्यतः स्वतंत्रता रक्षा और हनन कानून के स्वभाव और उसके द्वारा दिए गए दंड की मात्रा पर निर्भर करती है। विशेषाधिकार का अंत, लास्ट के शब्दों में, यदि समाज के किसी भाग को विशेष अधिकार दिए गए हों तो उस दशा में जनसाधारण स्वतंत्रता को भोग नहीं कर सकता। विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग सदैव दूसरों की स्वतंत्रता का शोषण करता है, अतः विशेषाधिकार का अंत नितांत आवश्यक है। यानी कि लोकतांत्रिक शासन होना चाहिए, जिसमें राज्य में यदि लोकतांत्रिक शासन हो तो जनता का वह भय कुछ सीमा तक समाप्त हो जाता है। लोकतंत्र में जनता शासित होने के साथ साथ शासक भी होती है और शासन की अंतिम सत्ता जनता में निहित होने के कारण स्वतंत्रता का हनन हो ही नहीं सकता। यही कारण है कि नागरिकों की स्वतंत्रता, रक्षा और व्यक्तित्व के विकास हेतु लोकतंत्रात्मक शासन सर्वोच्च समझा जाता है। शक्तियों का पृथक्करण एवं अवरोध और संतुलन, स्वतंत्रता का संरक्षण के लिए कार्यपालिका और न्यायपालिका पृथक होनी चाहिए। मॉन्टेस्क्यू ने शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत प्रस्तुत करते हुए उसे स्वतंत्रता के संरक्षण के लिए आवश्यक बताया था। इसके साथ ही जहाँ तक व्यवस्थापिका और कार्यपालिका का संबंध है, अवरोध और संतुलन के सिद्धांत को अपनाते हुए इन दोनों के बीच गहरे संबंध की व्यवस्था की जानी चाहिए, जिससे स्वतंत्रता की रक्षा के हित में उचित प्रकार के कानूनों का निर्माण हो सके और ठीक प्रकार से उन्हें कार्यान्वित किया जा सके। सतत जागरूकता, स्वतंत्रता की रक्षा का सबसे अधिक महत्वपूर्ण उपाय नागरिकों की सतत जागरूकता ही है। कहावत भी है कि सतत जागरूकता ही स्वतंत्रता का मूल्य है। लास्की के अनुसार नागरिकों की महान भावना न कि कानून की शब्दावली स्वतंत्रता की वास्तविक सुरक्षा है। थॉमस जेफरसन के अनुसार कोई भी देश तब तक अपनी स्वतंत्रता की रक्षा नहीं कर सकता जब तक कि समय समय पर वहाँ की जनता अपनी विरोधी भावना का प्रदर्शन करके अपने शासकों को सजग न करती हूँ। स्वतंत्र न्यायालय यानी स्वतंत्रता की सुरक्षा के लिए स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका होनी चाहिए। सर्वजन सुलभ और शीघ्र होना चाहिए। निर्धन व्यक्ति निःशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त कर सके, ऐसी व्यवस्था भी होनी चाहिए। न्यायपालिका की स्वतंत्रता के अभाव में स्वतंत्रता एक ढकोसला यानी एक दिखावा मात्र बनकर रह जाती है। आर्थिक समता, यानी कि लास्की के अनुसार स्वतंत्रता के पोषण के लिए आवश्यक है कि नागरिकों की सामान्य आवश्यकताएं पूरी होती रहे। उन्हें भूख, बेकारी, रोग, शिक्षा आदि के भय से छुटकारा मिलना चाहिए। जब तक कि व्यक्तियों के लिए भोजन, वस्त्र और आवास की व्यवस्था नहीं हो पाती, तब तक कैसे सोचा जा सकता है कि वे स्वतंत्रता को उपभोग कर सकेंगे। समाज में धन का वितरण इतना विषम नहीं होना चाहिए कि कुछ व्यक्तियों के पास अपार धनराशि हो और बहुसंख्यक व्यक्ति भूखे पेट सोते हों। स्वतंत्र मीडिया व प्रेस होनी चाहिए, यानी यदि मीडिया व प्रेस स्वतंत्र है तो उसके द्वारा प्रशासन को मर्यादित रखने का कार्य किया जा सकता है। जनता में स्वतंत्रता रक्षा के लिए आवश्यक वातावरण स्थापित करने का कार्य किया जा सकता है। स्वतंत्रता का सार मानवीय चेतना है और मानवीय चेतना के विकास का सर्वप्रमुख स्वतंत्र प्रेस ही है। स्थानीय, नगरीय और ग्रामीण स्वशासन, लास्की के विचारों में राज्य में सत्ता का जितना अधिक विस्तृत वितरण होगा, जितना विकेंद्रीकृत उसकी प्रकृति होगी, मनुष्य में अपनी स्वतंत्रता के प्रति उतना ही अधिक उत्साह होगा।
स्वतंत्रता और सत्ता के बारे में हम जब अध्ययन करें, हम पाते हैं कि गेटल के अनुसार, गेटल ने इस संबंध में लिखा है कि बिना स्वतंत्रता के प्रभु सत्ता निरंकुश बन जाती है और बिना सत्ता के स्वतंत्रता अराजकता को जन्म देती है। हॉकिंग के अनुसार व्यक्ति जितना अधिक स्वतंत्रता चाहता है उतने अधिक उसे सत्ता की अधीनता स्वीकार करने के लिए तत्पर होना चाहिए। लास्की ने कहा था कि स्वतंत्रता के पूर्ण उपयोग के लिए आवश्यक है कि सत्ता के दुरुपयोग को रोकने के लिए कुछ साधन हों। सबसे अच्छा साधन यही है कि शक्ति का व्यापक वितरण हो जिससे कोई व्यक्ति अथवा व्यक्ति समूह निरंकुश न बन सके। स्वतंत्रता और कानून। स्वतंत्रता कानून के पारस्परिक संबंध के विषय पर राजनीतिक विचारकों में बहुत अधिक मतभेद है। एक और तो कुछ विद्वान और विचारधाराओं के अनुसार स्वतंत्रता और कानून को परस्पर विरोधी बताते हुए कहा गया है कि जितने अधिक कानून होंगे व्यक्ति की स्वतंत्रता उतनी ही सीमित हो जाएगी। दूसरी ओर अनेक विचारकों द्वारा इस मत का प्रतिपादन किया गया है कि स्वतंत्रता के अस्तित्व के लिए कानून की विद्यमानता नितांत आवश्यक है और कानून व्यक्तियों की स्वतंत्रता में वृद्धि करते हैं, कमी नहीं। अतः दो परस्पर विरोधी मत प्रचलित हैं। कानून स्वतंत्रता में बाधक है। प्रथम मत यह है कि कानून स्वतंत्रता में बाधक होता है। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि जहाँ कानून अधिक होते हैं वहाँ स्वतंत्रता सीमित बन जाती है। 18वीं शताब्दी के अनेक लेखक कानून को राजसत्ता या शक्ति के प्रत्येक प्रतीक के रूप में देखते आए हैं और व्यक्तिवादी जो स्वतंत्रता की अधिकतम प्राप्ति हेतु यहाँ तक कि कह बैठे हैं कि वह सरकार सबसे अच्छी है जो सबसे कम शासन करती है। अराजकतावादी व्यक्तिवादी और कुछ साम्यवादी विचारधारा द्वारा दोनों का विरोधी मत जैसे कहा है, जहाँ अराजकतावादी के अनुसार स्वतंत्रता का अर्थ व्यक्तियों की अपनी इच्छा अनुसार कार्य करने की शक्ति का नाम है। राज्य कानून शक्ति पर आधारित होने के कारण व्यक्तियों की इच्छा अनुसार कार्य करने में बाधक होते हैं, अतः स्वतंत्रता कानून परस्पर विरोधी है। विलियम गॉडविन के अनुसार कानून सबसे अधिक घातक प्रकृति की संस्था है। वहीं डायसी के अनुसार एक ही मात्रा जितनी अधिक होगी दूसरे की उतनी ही कम हो जाएगी। कानून स्वतंत्रता में साधक है। दूसरा मत ये कहता है यानी कानून स्वतंत्रता को सीमित नहीं करते अपितु स्वतंत्रता की रक्षा करते हैं, उसमें वृद्धि करते हैं। लास्की के शब्दों में जहाँ कानून नहीं होता वहाँ स्वतंत्रता भी नहीं हो सकती। विलोबी के शब्दों में जहाँ नियंत्रण होते हैं वहीं स्वतंत्रता का अस्तित्व होता है। प्रोफेसर रिची ने कहा है कि व्यक्तित्व के विकास के यथार्थ अवसर के रूप में स्वतंत्रता कानून की उत्पत्ति अथवा परिणाम ही है। वह कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसका अस्तित्व राज्य के कार्य क्षेत्र से बाहर है। हॉकिंग्स के अनुसार व्यक्ति जितनी अधिक स्वतंत्रता चाहता है उतनी अधिक सीमा तक उसे शासन की अधीनता स्वीकार कर लेनी चाहिए। कानून निम्नलिखित 3 प्रकार से व्यक्ति को स्वतंत्रता की रक्षा करते हुए उसकी वृद्धि करते हैं। जैसे राज्य के कानून व्यक्ति की स्वतंत्रता के अन्य व्यक्तियों के हस्तक्षेप से रक्षा करता है। कानून व्यक्ति की स्वतंत्रता के राज्य के हस्तक्षेप से रक्षा करता है। स्वतंत्रता के नकारात्मक स्वरूप के अतिरिक्त इसके एक सकारात्मक स्वरूप भी होता है। यानी आर्थिक जो समानता है उसके बारे में बात करें तो आर्थिक समानता के प्रभाव में राजनीतिक स्वतंत्रता यानी कि राजनीतिक स्वतंत्रता का तात्पर्य राज्य के कार्य में सक्रिय रूप से भाग लेना है। अर्थात राजनीतिक स्वतंत्रता एक ऐसी स्थिति का नाम है जिसमें नागरिकता के अधिकारों का उपयोग किया जा सकता है। जैसे दूसरे शब्दों में व्यक्ति अपने विवेकपूर्ण निर्णय का राजनीतिक क्षेत्र में उपयोग कर सके, उसे अपने प्रतिनिधि को चुनने का एवं स्वयं प्रतिनिधि के रूप में निर्वाचित होने का अधिकार होना चाहिए। इस प्रकार राजनीतिक स्वतंत्रता राज्य शासन कार्य में भाग लेने और शासन व्यवस्था को प्रभावित करने की शक्ति का नाम है। आर्थिक समानता के 2 अर्थ बताए जा सकते हैं। इसका प्रथम तात्पर्य यह है कि संपत्ति की अधिकाधिक समानता होनी चाहिए। सभी व्यक्तियों को भोजन, वस्त्र, निवास व्यवस्था, स्वास्थ्य और शिक्षा की अनिवार्य आवश्यकताएं आवश्यक रूप से पूरी होनी चाहिए और जब तक सभी व्यक्तियों की अनिवार्य आवश्यकताएं संतुष्ट न हो जाएं तब तक समाज के किन्हीं भी व्यक्तियों को आराम और विलासिता के साधनों को उपभोग का अधिकार प्राप्त नहीं होना चाहिए। इन लास्ट के शब्दों में मुझे स्वादिष्ट भोजन करने का अधिकार नहीं है यदि मेरे पड़ोसी को मेरे इस अधिकार के कारण सूखी रोटी से वंचित रहना पड़े। दूसरे शब्दों में
अब कह सकते हैं आर्थिक समानता का दूसरा तात्पर्य उद्योगों में प्रजातंत्र की स्थापना से है। एक श्रमिक केवल अपने क्षेत्र को बचाने वाला ही नहीं वरन इसके साथ साथ उत्पादन व्यवस्था का निर्णायक भी होना चाहिए। प्रोफेसर जैसे राजनीतिक स्वतंत्रता आर्थिक समानता पर आधारित है। जैसे प्रोफेसर लास्की ने लिखा है कि राजनीतिक समानता आर्थिक समानता के बिना वस्तुतः निरर्थक है, क्योंकि राजनीतिक शक्ति आवश्यक रूप से आर्थिक शक्ति के हाथों में खिलवाड़ ही सिद्ध होगी। यदि व्यक्ति को बहुत सारे राजनीतिक अधिकार जैसे मत देने का अधिकार आदि प्रदान किए जाएं, किंतु यदि उसे पेट भरने को रोटी ना मिले तो सारे राजनीतिक अधिकार व्यर्थ होंगे। एक गरीब व्यक्ति का धर्म, ईमान और राजनीति सब कुछ रोटी तक सीमित हो जाती है। राजनीतिक स्वतंत्रता मूल रूप से निम्न 3 अनिवार्य परिस्थितियों पर निर्भर करती है। जनता में सार्वजनिक क्षेत्र के प्रति रुचि होनी चाहिए ताकि वह राजनीतिक क्षेत्र में सक्रिय रूप से भाग लेने और शासन व्यवस्था को प्रभावित करने के लिए उत्सुक हो। व्यक्ति शिक्षित होने चाहिए ताकि वे स्वस्थ जनमत का निर्माण कर सकें, शासन की रचनात्मक आलोचना कर सकें। शिक्षा की आवश्यकता इस कारण और भी अधिक हो जाती है कि केवल शिक्षा ही नागरिकों को उनके अधिकार और कर्तव्यों के प्रति जागरूकता प्रदान करती है। यानी हम कह सकते हैं कि राजनीतिक स्वतंत्रता के आदर्श को प्राप्त करने के लिए यह जरूरी है कि व्यक्ति को सही सूचनाएं और विचार की जानकारी प्राप्त हो। इस कार्य को ठीक प्रकार से करने के लिए स्वस्थ और सबल प्रेस नितांत आवश्यक है। आर्थिक समानता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता कभी वास्तविक नहीं हो सकती। लास्की के अनुसार यदि राज्य संपत्ति को अधीन नहीं रखता तो संपत्ति राज्य का अवश्य उपभोग कर लेगी। कॉल के अनुसार, जो GDH कॉल कहता है कि आर्थिक समानता के अभाव में राजनीतिक स्वतंत्रता केवल एक भ्रम मात्र है। लास्की ने भी कहा है कि आर्थिक समानता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता कभी भी वास्तविक नहीं हो सकती। इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि समाजवादी विचारक इसी बात पर बल देते हैं कि आर्थिक समानता के अभाव में राजनीतिक स्वतंत्रता व्यर्थ। राजनीतिक स्वतंत्रता की उपलब्धि के लिए आर्थिक सुरक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए। आर्थिक विषमता को दूर किए जावे ताकि मनुष्य द्वारा मनुष्य का शोषण न हो। प्रत्येक नागरिक का अभाव, भूखमरी और बेकारी के भय से मुक्त हों ताकि राजनीतिक स्वतंत्रता का उपभोग कर सकें। आज इतना ही, धन्यवाद।